नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से एक नए राहत पैकेज के ऐलान की। उन्होंने 12 बड़ी घोषणाएं की हैं अर्थव्यवस्था और आम आदमी के नजरिए से। समझेंगे कि इसमें अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इन कदमों की कितनी जरूरत थी, ये कदम किस तरीके से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देंगे और इससे आम आदमी को कहां पर और किस तरीके से फायदा मिलेगा, और इसे समझाएंगे हमारे 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद विरमानी, जो कि चेयरमैन है एग्रो फाउंडेशन से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ यतीश रदावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। और वेद कुमार जैन साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष ICAI से, आपको भी सर बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में अरविंद सर आपसे करना चाहूँगा कि अगर इस आत्मनिर्भर भारत 3.0 अभियान की बात हुई है, जिसमें 12 घोषणाएं की हैं वित्त मंत्री साहिबा ने, किस तरीके से आप देखते हैं और जो मेजर इसमें फोकस है वो क्या क्या आपके नज़रिए से है, एक अर्थशास्त्री होने के नाते, और एज अ होल कंट्री के इकोनॉमी को देखें तो कहाँ पर किस तरीके से उसका लाभ हम देख पाएंगे? इसको मैं ओवरऑल मैक्रो में सेट कर दूंगा बिफोर डिटेल्स में जाने से पहले। तो बेसिकली हमने जैसे आपके प्रोग्राम पे भी मई जून से डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले लॉकडाउन के समय पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, एक तो बैंकरप्सी को अवॉइड करना, क्रेडिट गारंटीज, और दूसरा जो आम आदमी जिसकी रोजगार चली गई है, माइग्रेंट्स वगैरह, उनको इंश्योर करना कि खाना पीना बेसिक नेसेसिटीज मिलती रहे। पर हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही इसके बाद ट्रांजिशन में जाते हैं क्वार्टरली टू सेकेंड क्वार्टर में, अप्रैल मई जून जुलाई से, तो फोकस उन 2 तरह डिवाइड होगा। एक तो है जो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन जो लॉकडाउन में बंद किए गए थे, और एक कॉन्टैक्ट सर्विसेज जो जैसे हॉस्पिटैलिटी वगैरह जो ज़्यादा देर तक पेंडेमिक से अफेक्टेड रहेंगे। तो शुरू में जो क्रेडिट गारंटीज वगैरह थी, वो ये पहले सेक्टर पे फोकस की थी कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो लॉकडाउन के बाद फिर रिवाइव होगा, ये बिल्कुल मास बैंकरप्सी ना हो और जल्दी ही ये रिवाइव कर सके। तो अब हम देख रहे हैं कि वो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि जो सेक्टर ज़्यादा देर बंद रह सकते हैं या कमी रह सकती है, एयर ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और वगैरह, उनके भी SMEs जो हैं वो भी अफेक्टेड होंगे। तो वो क्रेडिट गारंटी स्कीम जो पहले से चल रही है, उसको एक्सपैंड और एक्सटेंड कर दिया है, तो जो सेक्टर्स रह गए थे उन पे फोकस करने के लिए। और दूसरा था कि एज थोड़ी नॉर्मलाइजेशन आएगी, अब Q3 शुरू हो गया है, सितंबर में Q2 था, Q3 अक्टूबर नवंबर से, और तो जो फिस्कल एक्सपेंडिचर का फोकस वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स, हाउसिंग प्रोग्राम, जो नॉर्मल प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के होते थे, उसको एक्सपैंड करके, उसको रिवाइव करके, उसको ज़्यादा तेज़ी से करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन है, लेबर इंटेंसिव है, एम्प्लॉयमेंट बहुत होती है इसके साथ, और जो इनफॉर्मल सर्विसेज वगैरह कनेक्ट होती हैं। तो ओवरऑल गवर्नमेंट वही प्लान पे चल रही है, वो केयरफुली वॉच कर रही है क्या कौन सी पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी जल्दी रिवाइव हो रहे हैं, कहाँ स्लो हो रहे हैं, कहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो रही है, तो उसको कंटिन्यूअसली एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसका मैं बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे एनालिसिस ने पहले से ही बताया था कि ये रिसर्च ने बताया था कि ये बेटर पाथ है, ताकि जो कई डेवलप कंट्रीज ने किया है, बस लार्ज प्रोग्राम्स अनाउंस कर दिए और फिर ख़त्म करके फिर एक और लार्ज प्रोग्राम। तो हमें बहुत सिलेक्टिव टारगेटेड फिस्कल पॉलिसी, तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने ये वेरी करेक्टली इसको फोकस करके बनाया है। मैं जस्ट मेंशन करूंगा, परहैप्स आफ्टर अदर्स हैव स्पोकन, वो जो PLI स्कीम वो थोड़ी लॉन्ग टर्म है, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें और भी प्रोग्राम्स हैं, वो बाद में मैं कमेंट कर सकता हूं। जी सर। वेद सर, क्योंकि
अगर हम इन घोषणाओं को देखते हैं, जैसा कि कहा अरविंद सर ने, और हमने पहले भी अपने शो में चर्चा की थी, इसमें अरविंद सर ने जिक्र किया था कि इकनॉमी को लॉन्ग रन में अगर हम आगे वापसी मोड़ पर जाना चाहते हैं तो किस तरीके से, और जो बाकी स्टेप हैं, और करीब करीब उसी दिशा की तरफ ये घोषणाएं इशारा कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे वेद सर समझना चाहूँगा कि आम पब्लिक के नज़रिए से अगर मैं दो तीन जो बड़ी घोषणाएं हैं उनको देखूं या समझूं, वो क्या है कि एक तो ईपीएफओ को लेकर जो सरकार का अनाउंसमेंट है, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर को में जो एक अनाउंसमेंट की बात की गई है, इसके मतलब क्या है, उसका फ़ायदा है, बेनिफिट किस तरीके से आम पब्लिक को मिलेगा? देखिए कविंदर जी, आज की जो घोषणा है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट घोषणाएं की गई हैं। रोजगार एक बहुत बड़ा एक एरिया है जिसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई, और हमें सभी पता है कि लॉकडाउन में बहुत सारी इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ा और लॉकडाउन में काफी लोगों को काम करने की, जॉब की चर्चा में दिक्कत आई है। तो सबसे बड़ी घोषणा आज की डेट में जो वित्त मंत्री जी ने की है वो की है रोजगार को रिस्टोर करने की। उन्होंने कहा है कि 1 मार्च से लेके 30 सितंबर 2020 के बीच के अंदर जिन लोगों के रोजगार के चले गए या जिन लोगों के रोजगार में दिक्कत आई है, उन्होंने उस कैटेगरी में 3 कैटेगरी बनाई है कि अगर वो एम्प्लॉयर अगर उसको दोबारा से रोजगार देता है तो सरकार 24% यानी 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सरकार अपने पास से देगी। और उसके लिए उन्होंने 2 शर्तें लगाई हैं कि अगर 50 से कम जो एम्प्लॉय जिसके क्षेत्र में है, अगर वो 2 से ज्यादा एम्प्लॉय रखते हैं तो उनको एलिजिबिलिटी बन जाएगी, और जिनके पास 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज है उनको 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज रखते हैं तो उनको क्षेत्र मिल जाएगा। और ये जो बेनिफिट है जो 1000 से एम्प्लॉयज और उससे कम वालों के लिए है वो 24% का आएगा, और 1000 से ज्यादा वालों के लिए 12% का आएगा। मेरा कहना मानना है कि ये एक प्राइवेट सेक्टर को बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया जा रहा है, और डायरेक्ट आधार कार्ड यूज करके अकाउंट में क्रेडिट आएगा। तो एक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, रेस्टोर करने के लिए और ग्रोथ देने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसेंटिव आज दिया गया है। दूसरा इंसेंटिव जो आपने पूछा कि बहुत बड़ा क्या है, वो रियल एस्टेट सेक्टर को दिया। हमें पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर सबसे बड़ा अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। उसके लिए उन्होंने 2 घोषणाएं बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। एक तो 18,000 करोड़ रुपए की जो सपोर्ट दी है इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट को, जो पहले भी प्रधानमंत्री जी योजना में आई थी कि 18,000 करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, उसके अंदर 18,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। और तीसरी घोषणा उन्होंने की है कि 2 करोड़ रुपए तक के मकान बेचने पे, जो आज की डेट में एक इनकम टैक्स पे शर्त लगती है कि 10% की अगर डिफरेंस होगा सर्कल रेट का तो उसके ज्यादा होगा तो हम आपसे टैक्स सेलर और बायर दोनों से लेंगे। तो उन्होंने कहा है कि प्राइमरी सेल यानी कि जब कोई डेवलपर अपना फ्लैट बेचेगा 30 जून 2021 से पहले, वो सर्कल रेट से 20% कम, क्योंकि हमें पता है कि रियल एस्टेट में मंदा आया है काफी वजह से, और वो 2 करोड़ से कम वाला फ्लैट बेचता है तो 20% की छूट मिलेगी। तो ये 3 घोषणाएं मेरे हिसाब से बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। और चौथी जो सबसे बड़ी वैल्यू वाली मानी जाएगी वो पीएलआई है, प्रॉफिट, जो पीएलआई वाली जो घोषणा की है, इंसेंटिव दी है जिसके लिए, वो बहुत बड़ी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो दिया है 1,46,000 करोड़ रुपए का, जो नए सेक्टर उन्होंने जोड़ दिए हैं इसके अंदर, जो कल भी वित्त मंत्री जैसे घोषणा की थी, उसके अंदर ये सबसे बड़ा बेनिफिट आएगा। क्योंकि वो सेक्टर जो पहले 2 सेक्टर थे अब 10 सेक्टर और दे दिए गए हैं। इन 10 सेक्टर के अंदर जब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी 10 की 10 इंडस्ट्री जिसके लिए ये जो घोषणाएं की हैं उनको बहुत बड़ी बड़ी मिलेगी। तो मैं अगर जैसे आपने कहा कि 3 अगर मैं महत्वपूर्ण घोषणाएं आज 12 में से अनाउंस करूं तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ईपीएफ वाली है जिसमें कि 24% सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। दूसरी रियल एस्टेट सेक्टर की है जो 18,000 करोड़ प्लस 2 करोड़ रुपए तक के फ्लैट की देगी। और तीसरा जो पीएलआई वाली प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, ये अपने आप में इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो कोरोना वायरस से पेंडेमिक से अफेक्टेड है, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं वर्मानी साहब की बात से भी एग्री करता हूं कि उन्होंने कहा कि सरकार ने सिंगल शॉट देने की बजाय इकोनॉमी को जब जब जरूरत पड़ी है उसे डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ी है। अब नाउ Q3 में हमें लगा कि इकोनॉमी रिवाइवल पाथ पे है, इसको एक बूस्टर देंगे तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, जो रिवाइवल है, वो तेजी से आएगा, उसकी बूस्ट देने की कोशिश की। ओके, यतीश जी, जिस तरीके से कोरोना काल में देख रहा हूँ उसमें ख़ास तौर पर दोनों ही जो टूल्स हैं, एक तरफ इकनॉमी को देखें वहाँ पर एक जो झटका लगा, दूसरी तरफ उसके चलते एम्प्लॉयमेंट, और जो घोषणाएं हुई हैं, जो 12 घोषणाओं का जिक्र हम जब कर रहे हैं, इन दोनों ही टूल्स को कितना बूस्ट करती हुई है, कितनी सपोर्टिव तरीके से आप देखते हैं, और इम्पैक्ट अगर उसको समझें तो क्या होंगे?
देखिए कविंद जी, इसमें दो भाग हैं। पहला है कि जब भी कोई भारी शिप या मशीनरी जिसको आप इकोनॉमी समझे वो अचानक से रुक जाए, तो कैपिटल के पॉइंट ऑफ से देखें कि जो तरलता का जो मैकेनिज्म था उस पे सरकार ने मोरेटोरियम दिए थे और मोरेटोरियम के साथ उन्होंने इंटरेस्ट को कैप किया था। वो स्कीम को उन्होंने दोबारा से एक्सटेंड किया है मार्च 21, 2021 तक। अब जो मशीनरी जकड़ गई थी, जिसमें लोगों की नौकरियां गई थी या उद्योग बंद हो गए थे, से 3,600 रुपए तक पर महीना उनके ईपीएफ में जो डालते थे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वो हम डालेंगे, सरकार ये दे रही है। तो ये डायरेक्ट इंसेंटिव है दो तरह का। एक, छोटी कंपनी को ईपीएफ में रजिस्टर होने का, दूसरा नए लोगों को हायर करने का और उनको ईपीएफ देने का, जैसे कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़े। इनफॉर्मल एम्प्लॉयज जो एक मतलब 83% है आपकी टोटल इकोनॉमी का, उसके लिए एक अनाउंसमेंट और एक तरह से आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत 1.0 का जो वित्त मंत्री ने जिक्र किया, वो है स्वनिधि स्कीम। देखिए, हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा एक जो तबका है, करीब 30 मिलियन 40 मिलियन लोग जिसमें एम्प्लॉयड हैं और ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, वो है स्ट्रीट वेंडर्स का। और दूसरा, आप कोशिश कर रहे हैं कि जो माइग्रेंट लेबर है उसका जो छोटा कारोबारी है, और सबसे छोटा कारोबारी कौन है? स्ट्रीट वेंडर है, जो अपना ठेला लेके एक बिजनेस करता है। यतीश, जो आपने पॉइंट कहा, मैं इस पर लौट रहा हूँ कि किस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट को फोकस करती हुई ये घोषणाएं, ये कदम लग रहे हैं। वर्मानी सर, दो बातें। एक तो जो प्रोडक्शन लिंक स्कीम की बात की गई है, जिसमें 10 बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेक्टर्स हैं, उसके ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग प्लस ये कहा जा रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, दोनों को एक साथ डील करने की कोशिश होगी। और ये इसके साथ साथ जो अनाउंसमेंट आज हुए हैं 12, इसमें भी कई सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि फोकस है कि कोविड काल में जिन लोगों की नौकरियां या रोज़गार में दिक्कत आई, उनको किस तरीके से वापस धैर्य पर लाया जाए। ये कितना अहम और कितना चुनौतीपूर्ण है इन स्कीम्स के जरिए अगर हम ज़मीन पर उतारते हैं? तो देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो जो इमीडिएट प्रॉब्लम है या शॉर्ट टर्म कोविड रिलेटेड है, जो दोनों पार्टिसिपेंट जो मेरे से पहले बोले हैं उन्होंने बताया है क्वाइट करेक्टली, बिल्कुल सही बात है कि जो रोजगार, जिनके पास रोजगार थी बट वो डिसरप्ट हो गई है, तो एक तो वो सेट ऑफ चीज़ें हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम लाइवलीहुड जिसको कहते हैं वो मेंटेन हो, वो उनको इतनी दिक्कत ना हो कि वो स्टार्व करें। तो वो तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट की रही है और रहेगी, क्योंकि थोड़े थोड़े पॉकेट्स रहेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर दूसरा है जो टू लुक फॉरवर्ड, तो दोनों तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। ये तो दैट वाज माय ओवरऑल पॉइंट कि गवर्नमेंट इज केयरफुली लुकिंग एट के जो अब डिस्ट्रेस एरिया हैं, प्लस लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक श्योर कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइवल चलता रहेगा, और जैसे ही पोस्ट कोविड सिचुएशन आती है तो रिवाइव होगी। तो ये सेकेंड एरिया में आता है पीएलआई। पहले इस पे बोल दूं, या जो आई थिंक कोविड की बात हुई है तो जो R&D, मेरे को थोड़ा सा आई वाज सरप्राइज बट दैट इज वेरी गुड कि कई लोगों ने कहा था कि सारी ये जो चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, वैक्सीन वगैरह, ये बाहर से हमें इंफॉर्मेशन आ रहा है। कोई कह रहा है कोई यूएस से, कोई यूरोप से, रशिया, चाइना। तो इसका महत्वपूर्ण था कि हम भी जो कुछ कर सकते हैं अपनी रिसर्च से वो भी किया जाए। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। तो पर फॉर द फ्यूचर पीएलआई स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले था एक मेक इन इंडिया का स्लोगन था, और उसको चेंज करके अब आत्मनिर्भर कर दिया है। और ये कई इंटरनेशनली लोगों को अभी भी पूरा समझ नहीं आया है, क्योंकि इंप्रेशन पहले था कि मेक इन इंडिया इंटरनली ओरिएंटेड था, प्रोटेक्शनिस्ट था। तो
इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आत्मनिर्भर, मैं भी कई लोगों को एक्सप्लेन किया है कि ये नई टाइप की चीज़ है कि एनी प्रोटेक्शन जो मिलेगी वो लिमिटेड टाइम लिमिट होगी और कनेक्टेड होगी पीएलआई स्कीम से। सो पीएलआई स्कीम है, स्केल बनाना पड़ेगा, आपको कंपेटिटिव बनना पड़ेगा। तो जो हमने सीखा है इंडियन एक्सपीरियंस से, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से, ये है कि शॉर्ट टर्म टेम्पररी सब्सिडीज जो कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाती हैं वो अच्छी होती हैं, और जो ज्यादा प्रोटेक्शन चलता रहता है वो खराब होता है, क्योंकि एक प्रोटेक्शन पे दूसरा प्रोटेक्शन फिर डालना पड़ता है। तो ये पीएलआई स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इससे बाहर के लोगों को समझा सकते हैं कि हम एक नई अडॉप्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे के, थोड़ा सा सब्सिडी पीएलआई दे के, कैपिटल इन्वेस्ट करके स्केल बनाएं और कंपेटिटिव बनने। उसके बाद कंपेटिटिव बन जाओगे आप 3 साल में, 4 साल, 5 साल मैक्सिमम, तो फिर ये विड्रॉ हो जाएगा। एक टाइम सब्सिडी है, शॉर्ट टर्म टैरिफ्स है। तो ये बाहर के लोगों को समझाने का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सप्लाई चेन अट्रैक्ट करने का एटसेट्रा, ये बहुत काफी महत्व है। ऑफ कोर्स अभी फोकस हमारा रोजगार पर है, बट आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ कॉन्टेक्स्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यतीश, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा चैलेंज रहा है किसी भी सरकार के लिए जो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होता है, ख़ासतौर पर लोकतंत्र में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में। और जब वहाँ पर कोविड का जो काल देखते हैं, उसने उन स्थितियों को काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ कि झटका दिया और स्थितियों को काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ा। ऐसे में जो अब तक के अनाउंसमेंट हैं, रिकवरी मोड के बाद जो फोकस शिफ्ट करना एम्प्लॉयमेंट को रीजनरेट करने की तरफ, ये कदम कितने मजबूत नज़र आ रहे हैं और किस तरीके से ये अट्रैक्ट कर रहे हैं अगर बेनिफिशियरी या जो मैं कहूँ कि इंसेंटिव सरकार की ओर से अनाउंस हो रहे हैं इंडस्ट्री के लिए? देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत 3.0 में पहली बार इसको डायरेक्टली एड्रेस किया गया है कि एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ है और उसको दोबारा से रीजनरेट करना है। इसलिए जो इंसेंटिव अब दिए जा रहे हैं, खासतौर से जो पीपीएफ का इंसेंटिव है, जिसमें सरकार ये कह रही है कि अगर आप नई नियुक्ति करेंगे तो सरकार आपको पैसे देगी, यानी कि उसकी 24% तनख्वाह करीब वो सरकार दे रही है, एक तरीके से आप समझ लीजिए। और आप ये देखिए, जो 15,000 का जो व्यक्ति है वो ज्यादातर व्हाइट कॉलर वर्कर है, यानी कि वो किसी फैक्ट्री में शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है, और उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले जो मार पड़ी थी, आपको याद होगा कोविड में, वो फैक्ट्रीज पे पड़ी थी। और फैक्ट्रीज में भी जो स्मॉल स्केल वेंडर्स थे, एमएसएमई थी, जिनके जो लेबर होते हैं उनको 8,000 से 15,000 रुपए के बीच में तनख्वाह मिलती है, उन पे पड़ी थी। और उन्हीं लोगों का पलायन हुआ था, वही लोग घर छोड़ के अपने बच्चों को लेके गए थे। तो इस बार डायरेक्टली उनको वापस लाना और उनको वापस नौकरी देना पे फोकस है, और इंसेंटिव इंडस्ट्री के लिए नहीं है, इंसेंटिव डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो कुछ कंपनी जैसे इंडस्ट्रीज थी जो ऑटोमेशन की तरफ चल पड़ी थी, या वो ये कह रही थी कि हमें इतने लोगों की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है वो इन इंसेंटिव्स को लेके लेबर इंटेंसिव वर्किंग या लेबर इंटेंसिव मॉडल्स को दोबारा से अपनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मल इकोनॉमी के लिए, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के लिए। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था कि जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में और हमारे अर्बन एरियाज में, वो दोनों सेगमेंट माइग्रेंट लेबर्स के होते हैं, और उन दोनों सेगमेंट को रिवाइव करने की जरूरत है। और जो कुछ लिक्विडिटी के जो कदम उठाए गए हैं, खासतौर से क्रेडिट के, एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड की जो तादाद बढ़ी है, एक बड़ा अच्छा कदम है जो डायरेक्टली मिडिल क्लास के लिए एक रिलीफ है, और उसको आप और हमको भी फायदा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि आपको इकोनॉमी में कई पहिए होते हैं, और हर पहिए को आपको तरलता देनी है, और आपको इंडस्ट्री को बेनिफिट भी देना है, इंसेंटिव भी देना है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड बेनिफिट और इंसेंटिव्स भी देने हैं।
इससे पहले एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंसेंटिव्स पे मतलब 20 साल पहले आप चले जाएं तो सरकारों का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक तरह से आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। लेकिन अब आधार होने की वजह से आइडेंटिफिकेशन और अकाउंट दोनों क्लियर हैं और उसमें धांधलेबाजी होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं, ऑलमोस्ट जीरो है। ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाके। वेद जी, क्योंकि जो यतीश कह रहे हैं मैं इसको थोड़ा सा और अगर बड़ी तस्वीर में समझूं कि क्या डीबीटी के सफल प्रयोग के बाद जो उसके लाभ हमने देखे सरकार की ओर से जो जब इसे लागू किया गया, कुछ उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट को लेकर सरकार इस पूरे के पूरे इस सेक्टर में एक्सपेरिमेंट करती हुई नज़र आ रही है कि सीधे बेनिफिट आपको एम्प्लॉयर को मिलेगा और जो एम्प्लॉय है उसको मिलेगा, और इसका लाभ किस तरीके से जब इस तरह के इंसेंटिव किसी भी गवर्नमेंट की ओर से पॉलिसी के साथ जोड़े जाते हैं उसका लाभ कितना ज़्यादा मैं कहूँ कि हो सकता है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय दोनों के नज़रिए से। देखिए कविंद्र जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, जैसे कंप्यूटराइजेशन बढ़ा है, जैसे आधार कार्ड बने, आइडेंटिफिकेशन बनी है, तो सरकार की जो भी स्कीम होगी उसका बेनिफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, जो पहले बेनिफिट नहीं हो पाता था, टेक्नोलॉजी का चैलेंज था मैनुअल करने में। तो आज की डेट में आधार होने के बाद और कंप्यूटराइजेशन होने के बाद जो सरकार का जो फोकस है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, ये तो मान के चलेंगे कि जो ईपीएफ की स्कीम का 24% के पैसे का इसका 100% प्रॉपर यूटिलाइजेशन आएगा और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में एक बहुत बड़ी मदद करेगा। तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। और आज की डेट में जो सरकार का जो फोकस है वित्त मंत्री जी का, अगर आप देखेंगे तो आज 12 घोषणाएं में से मैं अगर 3 घोषणाएं इंपॉर्टेंट समझता हूँ सबसे ज्यादा, जैसे मैंने कहा था, एक तो ये ईपीएफ वाली है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए की गई। एक जो बिरमानी साहब कह रहे थे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की, उसमें आप देखेंगे 1,45,000 करोड़ रुपए की कही है और 40% ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट पे जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है मेरे हिसाब से मानने का है कि जिसके लिए वर्किंग की गई है। लेकिन तीसरी घोषणा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है। सरकार ने कहा है कि सरकार 6,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड को देगी, जो डेट क्रिएट करेगी 1,10,000 करोड़ का, और इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योग आएगा। ये भी अपने आप में बहुत घोषणा है। और सरकार ने जब आज घोषणा की है वित्त मंत्री जी ने, तो फार्मर्स को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी 65,000 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी दी है, जो लगभग 14 करोड़ फार्मर को बेनिफिट देके जाएगी इसके बारे में। तो जो ये घोषणा है आज की डेट में, ये मान के चलना पड़ेगा कि भाई जो पेंडेमिक से, जो कोरोना वायरस से इकोनॉमी के अंदर सेटबैक आया है, उस सेटबैक को कैसे टैकल किया जाए वही एक चैलेंज बनाया गया है। तो आज जो फोकस है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का और उस इंडस्ट्री को उत्साह देने का, कि प्रोत्साहित करने का कि जो इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकती है। तो उन्होंने आज 10 इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करी जहां प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया कि 5 साल के लिए इंसेंटिव मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग उन्होंने बना दी। तीसरा, उन्होंने जैसे मैंने कहा रियल एस्टेट को बेनिफिट दे दिया। चौथा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने की कमिटमेंट कर दी है, और जो 1,10,000 करोड़ रुपए से उसके अंदर क्रिएट हो सकेंगे, वो अपने आप में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और चौथा, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ पे लगभग भारतवर्ष के लगभग 60% से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, वहां पर फर्टिलाइजर से 65,000 करोड़ की देके और किसानों को जो फायदा देने की बात की है। तो ओवरऑल आइडिया है कि टू एम्प्लॉय पीपल गेनफुली, तो जहां जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बूस्ट आती है तो किसान को भी वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो सारा फोकस आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की गई है। अरविंद सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि दुनिया में हमने देखा कि इस कोविड काल में, इससे पहले भी जब कई पुराने हमने जो शो किए उस पर हमने चर्चा की थी, कई देशों ने एक साथ स्टिमुलस दिया सभी सेक्टरों को, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नज़र नहीं आया। और जिसका आपने इससे पहले भी एक बार कहा था शो में कि जो भी सेक्टर रिकवरी करते हुए नज़र आएँ और जिनमें पोटेंशियल हो और वो इकनॉमी और एम्प्लॉयमेंट यानी कि आम पब्लिक को एक साथ जोड़ते हों, उसकी तरफ मूव ज़्यादा बेहतर नतीजे दे सकता है। किस तरीके से आप देखते हैं सरकार के इस मूव को, स्टेप बाय स्टेप और सेक्टर बाय सेक्टर? तो हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने कहा कि फिस्कल टारगेटिंग हम शुरू से कह रहे थे और गवर्नमेंट ने क्लियरली ये पॉलिसी अडॉप्ट की है। तो मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूँ। एक तो हमें डेटा से पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पिछले 2 महीने
साल से पहले जो नंबर था उससे बेहतर हो गया है, दैट इज लेस अनएम्प्लॉयमेंट देन बिफोर। येट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट पे क्यों फोकस किया है? क्योंकि हमें डेटा से ये भी पता लगता है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 2% कम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ठीक हो गया है और पार्टिसिपेशन कम हो गई है। इसका मतलब है लेस पीपल आर एम्प्लॉयड। तो ईपीएफओ स्कीम ये बड़ी डायरेक्टेड स्कीम है इन टाइप के लोग जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और डेटा से हमें ये आइडिया कुछ हो जाता है कि कौन नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, तो ये डायरेक्टेड है। सो टारगेटेड, लुकिंग एट द डेटा एज डेवलपमेंट कम, एक ये है उदाहरण। दूसरा है जो इनफॉर्मल, जैसे पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, पर जो बिहार इलेक्शन हुई थी उससे पता लगा, इंडिकेशन हुई है कि कई माइग्रेंट्स अभी भी शायद वापस नहीं गए हैं। तो आप देखेंगे हाउसिंग का जो नया है वो अर्बन हाउसिंग की तरफ किया है, कि जो माइग्रेंट्स अभी तक किसी कारण उनके जॉब्स एक्टिवेट नहीं हुए हैं, अर्बन एरियाज में वापस नहीं गए हैं, तो वो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाके मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सो टारगेटिंग का यही मतलब है, आप डेटा देखिए क्या प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, और जो एक्सपेंडिचर है उसको फोकस करिए। जैन साहब ने शायद बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग पे, एक्सेट्रा, जो डिस्कस। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। हमारे पास वेस्ट करने के लिए फजूल के पैसे नहीं है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, टारगेट द बेनिफिट्स टू रिवाइव द इकोनॉमी क्विकली एंड पुट इट ऑन ग्रोथ पाथ। जैन साहब, बहुत संक्षेप में सर। बस जैसे संक्षेप में इतना कहना, जो आपका सवाल था कि जैसे डेवलप्ड नेशन ने पैसे बहुत बांटे थे, डेवलपिंग नेशन के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज को बहुत गेनफुली एम्प्लॉयड करना होता है जहां सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक था। इंडिया ने वो पॉलिसी अडॉप्ट की है कि जो रिसोर्सेज मेरे हैं, मैं जैसे वर्मानी साहब ने कहा, मैं फोकस्ड अप्रोच करूंगा उसी एरिया में जहां मुझे लगता है कि जहां इकोनॉमी को बूस्ट है, जहां चैलेंज आया है, उसी एरिया को इंसेंटिवाइज किया। ये नहीं अक्रॉस द बोर्ड पैसे बांट दिया जिससे कि इंसेंटिवाइज। तो उन्होंने बड़ा फोकस्ड अप्रोच लगाया है। अभी भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी इंसेंटिव आएंगे, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो इस समय, जैसे ट्रेवल है, टूरिज्म है, इस समय रिवाइवल पर नहीं है। आने वाले पीरियड में ट्रेवल टूरिज्म आएगा तो उनके लिए भी हो सकता है कि इंसेंटिव आए, और वो फोकस इंसेंटिव आएगा उसके लिए। तो वही कोशिश जारी की जा रही है। वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि जो आर्थिक पैकेज और सरकार की ओर से आर्थिक मदद के कदम उठाए गए हैं, जिन घोषणाओं का आज जिक्र हुआ है, उसमें किस तरीके से इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, क्या लक्ष्य है, क्या नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ रोजगार के मसले पर भी सरकार किस तरीके से इन कदमों के जरिए मजबूती लाना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।